Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 30th of May 2022, Monday. Motivation of the day is stay strong as you live your life story and remember your blessings no matter what circumstances you face. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. US pips China to become India's top trade ally. According to the recent data released by Commerce Ministry for financial year 22, the bilateral trade between India and US stood at $119.42 billion. तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया और यूएस के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 119 या हम कह सकते हैं 120 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 80 बिलियन डॉलर था। पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में दिस बायलैटरल ट्रेड वाज एट 80.5 बिलियन डॉलर जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंक्रीज होकर के 119.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है एंड द यूएस सरपास चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 22 और जो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो स्ट्रेंथन होती जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अलग अलग बात करें तो एक्सपोर्ट टू यूएस has increased to $76.11 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22 जो कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में 51.62 बिलियन डॉलर था। और यही सेम पैटर्न हमें इंपोर्ट के केस में भी देखने को मिला। 2021 में इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड हुआ उसमें इंपोर्ट टू यूएस अप्रॉक्सीमेटली $29 बिलियन का हुआ था जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 43.31 बिलियन तक इंक्रीज हो गया। एक तो पहला पैटर्न ये है कि इंडिया और यूएस के बीच में दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही के केस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट टू यूएस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज एंड इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर हम क्वांटम देखें या हम मैग्नीट्यूड को देखें तो डेफिनेटली इंडिया और यूएस का जो बाईलेटरल ट्रेड है उसमें इंडिया सरप्लस की सिचुएशन में है अनलाइकली टू चाइना। और 2021 में चाइना और इंडिया के बीच में जो टू वे कॉमर्स था अप्रॉक्सीमेटली $115.42 बिलियन तक इंक्रीज हो गया फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया और चाइना के बीच में अप्रॉक्सीमेटली $86.4 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था जो कि इंक्रीज होकर के 115.42 बिलियन तक पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में यूएस और इंडिया के बीच में 119.4 बिलियन का ट्रेड हुआ और चाइना और इंडिया के बीच में केवल और केवल 115.4 बिलियन का ट्रेड हुआ, बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। तो कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया की जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसका जो स्ट्रेंथ हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है जो इकोनॉमिक टाइज, उसका इम्पैक्ट अब हमें बाईलैटरल ट्रेड के डेटा पर भी देखने को मिलने लगा है। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करी जाए इन केस ऑफ चाइना तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट टू चाइना जो है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जबकि इंपोर्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली जंप किया है फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में। तो चाइना के साथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में रहते हैं, जबकि यूएस के साथ जो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है उसमें इंडिया अप्रॉक्सीमेटली सरप्लस की सिचुएशन में रहता है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के बीच में जो बाईलैटरल ट्रेड है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन आगे भी इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स या स्टेप्स लेने वाले हैं। तो ये इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि इंडिया इस पर्टिकुलर ट्रेड डील में सरप्लस की सिचुएशन में है अनलाइकली टू चाइना। And this shows that India is emerging as a trusted trading partner and global firms are reducing their dependency only on China for their supplies.
तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट, जो पैंडेमिक में एक निगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए थे चाइना के अगेंस्ट, उसके अलावा इंडिया और यूएस जिस तरह से अपने बायलैटरल रिलेशन को लेकर के काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमें अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर विजिबल होने लगा है. सो दिस इज इंडिया ट्रेड विद यूएस एंड दिस इज इंडिया ट्रेड विद चाइना. In financial year 21 and financial year 22, you can just have the glimpse of it. This blue bar indicates the export and this red bar indicates the import. और हम यूएस के केस में देख सकते हैं कि इंडिया सरप्लस की सिचुएशन में है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इंपोर्ट के कंपैरिजन में, जबकि चाइना के साथ हमारा जो ये केस है जस्ट अपोजिट है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं. तो अगर यूएस के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड इंप्रूव हो रहा है तो दैट समवेयर positively impacting our balance of payment. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard. iBankers ride on record IPOs to mint bumper pay. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 ईयर से, या हम बोल सकते हैं पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, कंपनीज ने फंड रेजिंग एक्सरसाइज के लिए फंड रेजिंग मीन्स के फॉर्म में आईपीओस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया. अगर फिनटेक या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फिनटेक एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैज़ यूज्ड आईपीओ एज वन ऑफ द मीडियम फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम द मार्केट. और इसी आईपीओ के सर्ज की वजह से जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में आई बैंकर्स भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जो बोनस है दैट हैज़ इंक्रीज up to 200% in a year, and the last financial year has been the unprecedented one for the investment bankers in terms of bonuses. तो ब्लूम्सबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग, इट्स नॉट एनी गवर्नमेंट डेटा, ब्लूम्सबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनका बोनस 200% तक इंक्रीज हुआ because of the highest fund raised by the way of initial public offerings and record fee for equity offerings. और अगर टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो सिटी बैंक्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल एंड जेपी मोर्गन वर द top investment banker by way of equity capital market issuance, especially for financial year 22. अब इस न्यूज़ को समझने के लिए यह समझना भी शायद ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होते हैं बेसिकली. तो अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन में आपको बताऊं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इज एन इंडिविजुअल or it may an organization who often work as a part of financial institution and is primarily concerned with raising capital for corporations, governments and other organizational entities. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करते हैं और उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है दैट इज़ टू रेज कैपिटल. किसके लिए? फॉर कॉरपोरेट्स, फॉर गवर्नमेंट, फॉर एनी अदर एंटिटीज इंटरेस्टेड इन टू रेजिंग द फंड. एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स employers are Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, ICICI Security, Kotak Mahindra Banks, Axis Capital, Citi. All these are the finest example of investment bankers. So they basically work to raise the fund for corporates, organizations or entities whosoever as interested into raising the fund. And this particular field is very much attractive or renowned. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं वो अच्छा खासा अमाउंट या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट या बोनस अर्न करते हैं या अच्छे खासे उनको सैलरीज मिलती हैं if it is an individual. But yes, an investment banker must have the excellent number crunching ability, strong verbal and written communication skills, and the capacity to work with risky ventures also. So as a profession, this particular profession is very much attractive. Apart from it, as an institution, they basically facilitate large and complicated financial transactions. And sometimes these transactions may include structuring an acquisition, merger, or sale for any client. So investment bankers can save the client's time and money by simply identifying the risk associated with a particular project and before a company moves forward. So they may consult the company for
different avenues and the risk associated with different fundraising exercises, and they suggest the companies or the corporates or the entities whether to go for that particular fundraising exercise or not. And as per the recent data by Bloomberg, फाइनेंशियल ईयर 22 में क्योंकि आईपीओस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनके बोनसेस भी इंक्रीज हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 200% तक, एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विथ लार्ज साइज डील एंड ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि आईपीओस जो है लास्ट 2 ईयर्स में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आईपीओस हैज़ बीन द प्रिफर्ड मोड फॉर फंड रेजिंग एक्सरसाइज। और अगर हम क्वांटम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 1.12 ट्रिलियन का जो फंड है वो मॉपअप किया गया थ्रू आईपीओज ओनली। इसके अलावा हम अदर फंड रेजिंग एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आईपीओज के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 1.1 ट्रिलियन का फंड जो है वो मॉपअप किया गया। And investment banks netted record fee of nearly 2,600 crore via IPO and follow-on public offers, that is FPOs। तो ब्लूम्सबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग, प्राइम डेटाबेस के अकॉर्डिंग, पिछले साल के कंपैरिजन में दीज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैव अर्न और गार्न द मोर फीस फॉर फंड रेजिंग exercises, especially through IPO, and bonuses are typically commensurated with the deal activity in any given year and are paid out in April and May for the domestic banks and January and February for the foreign banks. So this is the payment time and the payment medium, and on an average जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो 2 to 3% फी चार्ज करते हैं फॉर मैनेजिंग ए पर्टिकुलर आईपीओ एंड 1.5 to 2% फॉर हैंडलिंग द QIPs। तो ये इनका अप्रॉक्सीमेट मार्जिन होता है या बोल सकते हैं फीस होती है जो आईपीओ या किसी भी फंड रेजिंग एक्सरसाइज को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चार्ज करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आईपीओ का साइज इंक्रीज होगा तो उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनकी फीस भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा एक आईपीओ को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं वो भी डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आईपीओ को एक ही इन्वेस्टमेंट बैंकर डील करता तो वो पूरी की पूरी इंचार्ज जो फीस है वो ले आता है। कभी कभी ग्रुप और कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑल्सो मैनेज द or sometimes a consortium or group of investment bankers manage one particular large IPO। तो IPOs के सर्च की वजह से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जो बोनस है, फी है, वो उसमें भी इंक्रीज हुआ है। एंड दिस इज द ग्राफ। बिग बर्क्स आर बैक। Red bar indicates the IPOs and gray bar indicates the QIPs, and this is the data given by Prime Database। 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा है। हम देख सकते हैं 19 से हम देखें तो कंटिन्यूस हमें एक लीनियर फॉर्मेट में इंक्रीज दिख रहा है इन केस ऑफ आईपीओस एंड इन केस ऑफ QIPs, और सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जो अर्निंग्स है उस पर दिख रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फ्लिप फ्लॉप ओवर कोल इंपोर्ट पुट स्टेट प्राइवेट जेनकोस इन अ स्पॉट। कोल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, माइनिंग्स को लेकर के जिस तरह से सेंटर गवर्नमेंट की पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप मतलब चेंज दिख रहा है, फ्लक्चुएशन दिख रहा है, उसको लेकर के जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है। द सेंटर ऑन वन हैंड इज प्रेशराइजिंग देम टू यूज़ द इम्पोर्टेड कोल जो कि 5 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टलियर है डोमेस्टिक कोल से, डोमेस्टिक फ्यूल से। और दूसरे साइड जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर वेरी फॉर पेइंग फॉर द इम्पोर्टेड कोल विच विल क्रैंक अप द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है जेनकोस को और आईपीपीस को कि आप इम्पोर्टेड कोल यूज़ करिए जिससे कि जो पावर क्राइसिस का जो रिस्क है अपकमिंग टाइम में वो रिड्यूस हो सके, जबकि स्टेट गवर्नमेंट से कह रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि दैट वी कैन पे फॉर इम्पोर्टेड कोल, जो कि 5 गुना ज़्यादा महंगा है डोमेस्टिक कोल के कंपैरिजन में। और ये सिचुएशन जो है एक कांस्टेंट पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप कोल को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है दैट मे लीड टू पॉलिसी पैरालिसिस इन केस ऑफ द कोल एंड पावर सेक्टर। क्योंकि कोल को लेकर के, पावर सेक्टर को लेकर के रिसेंट अगर कुछ टाइम से आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोर्ट को बैन कर देती है
डोमेस्टिक कोल को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से कोल की शॉर्टेज हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, पैंडमिक का इम्पैक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट भी कोल के प्राइसेस पर दिखता है। तो ओवरऑल ये सारे जो फैक्टर्स हैं क्यूमुलेटिव, ये इंडिया में पावर जो क्राइसिस है उसको, उसके रिस्क को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच में जो पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप है उसकी वजह से भी जो जेनकोज हैं, आईपीपीज हैं, दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम policy confusion with the cumulative capacity of 108 gigawatt. So at one hand, center is actually pressurizing the gencos to go for imported coal blending of for approximately 10% for imported coal. State governments are varying for paying for imported कोल विच विल क्रैंक अप द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी अगर इम्पोर्टेड कोल आ रहा है जो कि 5 टाइम ज़्यादा कॉस्टलियर है, एंड इट इज़ मैंडेटरी और द compulsory for the gencos to have at least 10% of imported coal blending that may leads to electricity cost. So जो gencos हैं वो electricity cost को increase करेंगी, और हम जानते हैं कि इंडिया में डिशकॉम जो है वो ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट के ड्यू से सफ़र कर रही हैं। तो अगर इस पीरियड में जनरेशन कंपनीज और कॉस्ट इंक्रीज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो उसका इम्पैक्ट हमें डिशकॉम पर भी देखने को मिलेगा, और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इवेंचुअल जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी देखने को मिलेगा। सेंटर हैज़ डायरेक्टेड द नेशनल माइनर दैट इज़ CIL कोल इंडिया लिमिटेड टू इम्पोर्ट कोल फॉर स्टेट्स एंड प्राइवेट जेनकोस। और इसी के बाद से बहुत सारे स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर इम्पोर्ट की पॉलिसी को, जो ब्लेंडिंग की पॉलिसी, इसको थोड़ा सा रिफ्यूज़ किया या बोल सकते हैं पुश बैक किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि दिस इम्पोर्टेड कोल इज़ एक्चुअली कॉस्टलियर दैन बिकॉज ऑफ द हायर tariff. So several states are actually refusing to pay higher tariffs due to the imported coal, and जिसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो हैं वो प्राइमरीली इम्पोर्टेड कोल को यूज़ करने से मना कर रहे हैं। और इवन इसको लेकर के महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन MERC ने एक रीसेंट प्लेयर में ये भी कहा है कि फ्यूल सप्लाई इंश्योर करना IPPs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसमें कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए लायबल नहीं है कि वो हायर टैरिफ पे करे इवन इफ़ द कोल इज़ इम्पोर्टेड। और इसको लेकर के इस पर्टिकुलर प्लेयर में, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में, हेयरिंग में, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ने आगे भी बोला जेनकोस कैन नॉट इम्पोर्ट द कोल इन एंटिसिपेशन की आगे इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो शॉर्टेज रहेगी, पावर क्राइसिस होगी, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए जो जेनकोस हैं वो कोल को इम्पोर्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो पावर फ्लक्चुएशन, पॉलिसी फ्लक्चुएशन in case of power and coals are actually leading to the another kind of disruption into power sector. तो मार्च 5 से लेकर के मई 5 से लेकर के मई 28 तक के गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, और उन डायरेक्शंस को लेकर के कैसे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन पर है, और जिसका इम्पैक्ट हमें IPPs और जेनकोस पर देखने को मिल रहा है इवेंचुअली। That will also affect the DISCOMs in longer time. Apart from this particular policy confusion, there is one report or there is one news that is associated with the another power crisis. देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या है। Another power crisis likely in July and August report. So as per the Center for Research on Energy and Clean Air, that is CERA report, a lower pre-monsoon coal stock at thermal power plants in India is suggestive for another power crisis in the upcoming months, that is in the months of July and August. तो सेरा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानसून से पहले अगर थर्मल पावर कंपनीज का कोल का स्टॉक देखा जाए, थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल का स्टॉक है और उसको देखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग आगे आने वाले मंथ्स जुलाई और अगस्त में इंडिया फिर से पावर क्राइसिस को फेस कर सकता है। द करंट कोल स्टॉक स्टैंड एट 13.5 MT एट Pitchhead Power Station and 20.7 MT cumulative at all plants across the country. तो 20.7 MT का कोल स्टॉक है as of now with all the power plants across the country. और अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट
failure to load India's power crisis is a coal management crisis. इस रिपोर्ट में सेरा ने क्लियरली बोला है कि इतने अमाउंट में जो पावर इन सेक्टर है, जो कोल सेक्टर है, दैट इज इवन नॉट in a situation to manage a minor spike in the power demand. और मानसून के ड्यूरेशन में, अगर मानसून के बाद भी जो पावर डिमांड है वो इंक्रीज करेगी. एंड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज प्रेडिक्टेड अ पीक पावर डिमांड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 214 गीगावाट्स इन अगस्त. और इस डिमांड का जो प्रोजेक्शन किया, इसके अकॉर्डिंग जो ये कोल का स्टॉक है, दैट इज़ नॉट वेरी मच सफिशेंट. और अगर ज़रा सा भी स्पाइक होता है डिमांड में, जो पावर और कोल सेक्टर है वो क्रैश कर जाएगा. तो ऐसा प्रिडिक्शन है सेरा का. और जिस हिसाब से कोल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के कन्फ्यूजन है, दैट इज़ क्रिएटिंग अनदर हैवॉक. तो प्रॉबेबली ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जेनकॉस, डिस्कॉम्स और आईपीपीएस जो भी इश्यूज हैं उनको जल्दी रिजॉल्व करेंगे, और जो रिस्क है कि आगे आने वाले टाइम में पावर क्राइसिस फिर से होगा, उसको मैनेज कर पाएंगे. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4, जो कि पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है. बिजनेस स्टैंडर्ड के गवर्नमेंट में लिफ्ट वेल ऑन टैक्सिंग एनएफटी एज वर्चुअल डिजिटल एसेट. पिछले कुछ टाइम से जो वीडी है, दैट इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस, नेगोशिएशन चल रहे हैं इंडिया में. किस तरह से उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, किस तरीके से उन्हें ट्रेस किया जाए, किस तरीके से उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाए, किस तरह से उन्हें टैक्स किया जाए. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डेलिब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट हुआ था. इसके बाद इसमें जितने भी डिजिटल असेट्स हैं उन सबको भी इंक्लूड किया जा रहा है. सो अहेड ऑफ फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट ऑन जून 15, the government is likely to release guidelines on what will be covered within the ambit of VDA. तो जैसा कि हमने डिस्कस है कि VDA में कौन कौन से डिजिटल असेट्स आएंगे, इसके कवरेज को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी बनी है. अब चूंकि VDA के कवरेज को लेकर के एम्बिग्विटी हो, तो डेफिनेटली टैक्स फ्रेमवर्क को भी लेकर के एम्बिग्विटी होगी. तो 15 जून जो कि एडवांस टैक्स पेमेंट की फर्स्ट ड्यू डेट है, उससे पहले गवर्नमेंट ये चाहती है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से असेट, डिजिटल असेट्स वीडीए की कैटेगरी में आएंगे और उनका कैसा टैक्स ट्रीटमेंट होगा, इस सारी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए जो सेंटर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज CBDT, वो अभी फिलहाल के लिए गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं. और कोशिश ये करी जा रही है कि 15 जून से पहले ये जो गाइडलाइंस हैं, जो ये फ्रेमवर्क्स हैं, ये आ जाए. To remove any ambiguity in recently established tax framework for asset holders, the CBDT is currently preparing the guidelines specially for virtual digital assets. और जो गाइडलाइंस में बहुत सारे जो असेट्स हैं, जो असेट्स कैटेगरीज हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया जाएगा. जैसे कि NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, इनको लेकर के जो कन्फ्यूजन है कि वेदर दे विल फॉल अंडर द VDA कैटेगरी और नॉट. तो ये NFTs क्या होते हैं? So basically, non-fungible tokens enables the people to sell their digital items like music, art, photographs, or any creative items. So creators, and they are more interested in NFTs now these days as a way to protect and monetize their original intellectual work, and at the same time collectors are buying also. And according to the different reports and different experts, the sale of NFTs are going to surge in upcoming time as the crypto assets exploded in popularity. However, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि NFTs आर जस्ट अ बबल दैट माइट पॉप अप एट एनी टाइम. सो क्वेश्चन इज राइज, नो व्हाट आर दीज NFTs, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि NFTs के थ्रू सेल करते हैं, कलेक्टर्स आर बाइंग, NFTs का ह्यूज पोटेंशियल्स है. तो अगर हम देखेंगे एक्चुअली NFT होते क्या हैं, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, anything that can be converted into digital form can be a NFT. So anything from drawing photos, videos, GIFs, music, in-games items, selfies, even a tweet can be turned up into non-fungible tokens which can then be traded online using a cryptocurrency.
सो बेसिकली इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, और कोई भी अगर क्रिएटर अपने किसी भी डिजिटल असेट को एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ही और शी विल गेट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप कि ये पर्टिकुलर असेट, ये इंटेलेक्चुअल डिजिटल असेट्स मेरे से बिलोंग करता है. आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर creation or the intellectual asset, so I can actually sell it and I can buy any sort of NFT. So there is a need for the cryptocurrency wallet and NFT marketplace where one can buy and sell the NFTs. Mind it, student, NFTs are different from other digital forms in that they are actually backed up by the blockchain technology. I hope you all might have heard about this technology. Blockchain technology is a safer technology that creates a multiple ledger for the transaction that cannot be destroyed. So you can trace the originality or ownership of this particular NFTs, and data cannot be deleted from the web, and ownership can be established. So NFTs can have only one owner at a time. Apart from exclusive ownership, NFT owners can also digitally sign their artwork and store specific information in their NFT metadata. And this will only be viewable to the individual who bought the particular NFT. So this is a brief introduction about NFT. तो NFT को ही लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि NFT को ये VDA की कैटेगरी में डाला जाए कि ना डाला जाए, क्योंकि अगर VDA की कैटेगरी में आएगा तो उनका डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट होगा. सो NFT वैल्यूएशन और उसकी जिस तरह से वो वोलाटाइल है उसका वैल्यूएशन, इन सारे उसकी डेफिनेशन, इन सारे जो मैटर्स हैं इनको नई गाइडलाइंस में कंसीडर किया जाएगा. एज आई डिस्कस, एन NFT इज अ डिजिटल एसेट्स दैट कैन exit on a blockchain, allowing anyone to verify its authenticity as well as the ownership. रिसेंटली NFTs का जो वैल्यूएशन है वो अभी थोड़ा सा प्लंज किया. क्यों? क्योंकि ग्लोबली NFTs के टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर के, इसके वैल्यूएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है. तो एटलीस्ट इंडिया में जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं, CBDT जो नई गाइडलाइंस ला रहा है, उसकी डेफिनेशन को, उसके इंक्लूजन को, टैक्स ट्रीटमेंट में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो प्रॉबेबली NFTs को लेकर के जो ट्रेडिंग हो रही है वो और ज़्यादा बूस्ट हो पाए अगर वो इसको हम वीडियो की कैटेगरी में CBDT लाता है. इसके अलावा जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, लॉयल्टी पॉइंट्स को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन देंगे, विच आर जनरली अवॉर्डेड और रिडीम डिजिटली एंड हैव अंडरलेइंग वैल्यू. तो बहुत सारे जो डिजिटल असेट्स हैं, चाहे वो कार्ड हों, चाहे वो लॉयल्टी कार्ड्स हों, क्रेडिट कार्ड्स हों, NFTs हों, उनको लेकर के, उनके टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर के, उनके कवरेज को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो नई गाइडलाइन CBDT ला रहा है डिजिटल असेट्स को लेकर के, दैट will actually improve the regulations, trading, as well as the management of VDAs in upcoming time. The guidelines is in work, may also clarify then how 1% tax will be calculated, and the methodology in case of an offshore cryptocurrency exchange will be applicable. So let us see कि जब ये गाइडलाइंस आती हैं VDA को, तब हम उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विल डीमिस्टिफाई ऑल द issues that are associated with VDS. अब देख लेते हैं some other news list. IDBI sale, government look to woo US investors. So the central government is looking to woo top global investors for the sale of its stake in IDBI, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है. पहले तो IDBI PCA की कैटेगरी में था, उसको वहाँ से रिमूव किया गया, बहुत सारे अदर लीगल हर्डल से उनको रिमूव किया गया, बट नाउ थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो US के इन्वेस्टर्स को एक्सप्लोर कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है फॉर सेलिंग इट्स स्टेक इनटू IDBI बैंक, और जिसके लिए रोड शो प्लान किया था US में जून और 1 to जून और 3 एक रोड शो प्लान किया गया है फॉर US इन्वेस्टर स्पेशली, सो दैट दे विल पार्टिसिपेट इन IDBI बैंक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग. सो सेंटर में अभी फिलहाल के लिए सेंटर के पास, सेंटर हेयर मीन्स सेंटर गवर्नमेंट के पास अप्रॉक्सीमेटली 45.4% का स्टेक है IDBI में. LIC 49.24% का स्टेक. तो गवर्नमेंट एक्चुअली अपने स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए IDBI के डिसइन्वेस्टमेंट पर जा रही है, जिसके लिए US इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, उनके लिए रोड शो प्लान किया गया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. RIL अडानी इन 3 हॉर्स रेस टू बैक मेट्रो डील. 3 बिजनेस जो हाउसेस हैं वो मेट्रो को खरीदने की डील. जर्मनी की जो मेट्रो AG कंपनी, आई होप मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस रिटेल चेन.
तो 3 कंपनीज़ जो हैं वो इस पर्टिकुलर डील में शामिल हो चुकी हैं मेट्रो को, जर्मनी मेट्रो को खरीदने के लिए फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया यूनिट. So Reliance, Adani and Thailand's conglomerate company that is CP as a potential front runner to acquire a partial or a full stake in a Gurgaon headquarter Metro Cash and Carry, which has approximately 31 stores and 500 direct employees. सो लेट्स सी किसको ये डील मिलती है. फिलहाल के लिए RIL और अडानी भी इस पर्टिकुलर रेस में शामिल हो चुके हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.